हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, रीट मेंस लेवल फर्स्ट और मैथ्स का अपन यानी कि गणित का संपूर्ण पाठ्यक्रम अपन इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। ये एमसीक्यू की एक मैराथन क्लास है जिसमें आपका जो हर टॉपिक से मैंने इसमें क्वेश्चन शामिल किए हैं, लगभग हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन लिए हैं और आज एक प्रकार से आपको क्रैश कोर्स मिलने वाला है क्योंकि हर टॉपिक से आप इसमें गो थ्रू होने वाले हैं और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ी यूजफुल रहेगी ये क्लास। तो रीट मेंस लेवल फर्स्ट मैथ्स का संपूर्ण सिलेबस आज अपन इस क्लास के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। और हर टॉपिक से बहुत बेहतरीन मैंने क्वेश्चन यहाँ पे इसमें शामिल किए हैं ताकि एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप जो है टॉपिक के हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट से गो थ्रू हो सके ताकि एग्जाम में आपको जो है बहुत बेनिफिट मिले इसका, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं प्यारे साथियों। सबसे पहले जो है कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो बोर्ड मास टॉपिक के हैं, यानी कि सरलीकरण टॉपिक के अपन कह सकते हैं। देखिए, बोर्ड मास टॉपिक का ये क्वेश्चन है, क्रम जो है वो ये रहना चाहिए। देखिए, अगर मैथ का कोई समीकरण आता है जिसके अंदर प्लस माइनस गुणा भाग ब्रैकेट वगैरह सारी चीजें होती हैं तो इसी क्रम में वो सॉल्व होती है। बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑफ, डी का मतलब है डिवीजन, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब है एडिशन और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पी का मतलब तो हो गया ये जैसे कि ब्रैकेट, ओ का मतलब हो गया ऑफ, फिर प्लस, फिर नहीं डिवीजन, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस हो गया और फिर माइनस। इसी क्रम में आपको जो है सॉल्व करना होता है किसी भी व्यंजक को, ठीक। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। ओके, अब यहां पे उसने क्या किया है कि संकेतों में चीजें दी है। बोला है कि यदि ये जो राइट एरो है इसका अर्थ है प्लस, लेफ्ट एरो का अर्थ है माइनस, अप एरो अगर है तो उसका मतलब है भाग, डाउन एरो है तो इसका मतलब है गुणा और इस प्रकार से तिरछा अगर एरो है तो उसका मतलब है बराबर। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो ये संकेत दे रखे हैं, ये जो एरोज के माध्यम से संकेत दिए हैं उनके माध्यम से रियल साइन ऑफ मैथमेटिक आपको रिप्लेस करना है। यानी कि ये लिखा हुआ है डाउन एरो, तो इसके डाउन एरो का मतलब होता है गुणा। तो अगर मैं पहले समीकरण को सॉल्व करने जाऊं, सारे समीकरण को इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, ये जितने भी इक्वेशंस दे रखी है ना, सबको सॉल्व करोगे तभी फाइंड होगा कि रियल आंसर क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, ये लिखा हुआ है 2, अब डाउन एरो है, डाउन एरो का मतलब है गुणा, फिर आगे लिखा हुआ है 5, फिर है लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो का मतलब है माइनस, फिर लिखा हुआ है 6, फिर है राइट एरो और राइट एरो का मतलब जो है अपन ने देखा वो है प्लस और उसमें लिखा हुआ है 2 और ये जो तिरछा एरो है इसका मतलब है बराबर 6। अगर सॉरी, ये एक इक्वेशन बन गया, ये उसका LHS हो गया यानी लेफ्ट हैंड साइड और ये उसका RHS हो गया यानी कि राइट हैंड साइड। अब यहां पे आप देखिए, अगर LHS RHS के बराबर है तो ये सेटिस्फाइड है और ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। चेक करते हैं अपन। देखो, इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहले आपको भाग देखना है, ब्रैकेट देखना है, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ देखना है, ऑफ इसमें है नहीं, भाग देखना है, भाग इसमें है नहीं। उसके बाद में बारी आती है गुणा की, तो अब गुणा करना है। तो सबसे पहले अपन गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, ये हो गया 10। अच्छा, उसके बाद में अपन को क्या क्या करना है, मैं आपको हर स्टेप समझा देता हूं। उसके बाद में गुणा के बाद क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस कैसे होगा, ध्यान रहे, यहां पे आपको नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स देखना है। प्लस का मतलब ये नहीं है कि 6 और 2 ये 8 हो गए, ये लो साहब 10 में से 6 + 2 8 ये गए और ये 2 बच गए, ऐसे नहीं होगा। ध्यान रहे, यहां पे 10 पॉजिटिव नंबर है और 2 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 और एक नेगेटिव है 6 बराबर 6। क्या 12 में से 6 जाता है तो 6 आता है, बिल्कुल आता है। इट मींस ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है, ठीक है। काफी स्टूडेंट, देखो बाकी तो आप यहां तक आपने प्रिपरेशन की है तो आपको पता होगा, ये बेसिक चीजें जानते होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं कि इस 2 को इस 6 के साथ जोड़ देते हैं कि भाई गुणा के बाद अपन प्लस लेंगे, वो बात ठीक है, लेकिन प्लस माइनस करते समय आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कितने नंबर्स नेगेटिव है और कितने नंबर्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ेंगे, नेगेटिव नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे, है ना। तो 10 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो हो गया 12, 12 में से 6 नेगेटिव घटेगा तो बचेगा 6। ऐसे आपको देखना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों और इसी क्रम के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेते हैं। क्या लिखा है कि यदि माइनस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित का मूल्य क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको जो है ये एक्सप्रेशन दे रखा है, एक व्यंजक दे रखा है। अब इसमें आपको पहले तो साइन को रिप्लेस करना है, इसका मतलब क्या बताया है उससे उसको रिप्लेस करना, ठीक है। ये लिखा हुआ है 7,
7 के बाद में लिखा हुआ है भाग, भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखिए, फिर लिखोगे 3, माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, और गुणा में लिखोगे आप 10, और उसके बाद में है भाग, भाग का अर्थ है वापस प्लस, और फिर लिखोगे आप 15, उसके बाद में प्लस है लेकिन प्लस का अर्थ यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ लिखोगे -2। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझो, देखो वो जो मैंने आपको क्रम बताया जिसके अंदर पहले ब्रैकेट है, फिर ऑफ है, फिर भाग है, गुणा है, जोड़ है, बाकी है, तो उसमें ब्रैकेट ऑफ तो यहाँ कहीं है नहीं, भाग है क्या, इसके अंदर भाग भी नहीं है, तो फिर अपन सीधे चलेंगे गुणा पर। तो सबसे पहले गुणा करेंगे, तो गुणा यहाँ पे 3 और 10 के बीच में, तो ये हो गया 30, ओके, प्लस का ये 7 और प्लस का ये 15 और माइनस का ये 2। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद में प्लस करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स को अपन ऐड कर देंगे, 30 और 15 45 और ये 7, 52 में से 2 गया, देखो ये हो गया आपका 52 और में से 2 लेस करेंगे तो ये आ गया 50। ठीक है, और 50 इसके ऑप्शन के अंदर किसी में भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार की बात, बड़ा आसान है। सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद में ऑफ यानी कि का के की वो सॉल्व होगा, उसके बाद में भाग, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में जोड़ और उसके बाद में बाकी। इन दोनों के अंदर कंफ्यूजन रहता है, लेकिन वो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, पॉजिटिव नंबर्स जुड़ेंगे, नेगेटिव नंबर्स उसमें से घट जाएंगे, बस सिंपल सा पैटर्न है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, और ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसी टॉपिक का ये क्वेश्चन है। ए का अर्थ है प्लस, बी का अभिप्राय है माइनस, सी का अभिप्राय है गुणा और डी का अर्थ है भाग। तो ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसका वैल्यू कितना निकलेगा ये आपको कंफर्म करना है। ध्यान रहे यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट दे रखा है। चलो पहले अपन ए बी सी डी को जो रियल मैथमेटिक्स के साइन है उनसे रिप्लेस करते हैं। ठीक, तो पहले ब्रैकेट लगा करके 3 फिर ए लिखा हुआ है, ए का मतलब है प्लस, तो यहाँ पे अपन डालेंगे प्लस, फिर लिखेंगे 5, उसके बाद में बी लिखा हुआ है और बी का अभिप्राय है माइनस, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे माइनस, और उसके बाद में क्या है 2, ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, 3a5b2, ओके। उसके बाद में लिखा हुआ सी, और सी का अर्थ है यहाँ पे गुणा, तो सी का अर्थ है गुणा, और उसके बाद में क्या है 4, उसके बाद में है डी, और डी का अर्थ है भाग, और भाग में क्या है 6। ओके, अब इसका वैल्यू आपको लाना है, तो बोर्ड मास नेम के अंदर सबसे पहले क्या आप सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद में ऑफ, ऑफ के बाद में भाग, भाग के बाद में गुणा, जोड़, बाकी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर आप देखो 3 और 5, 8, 8 में से 2 गया तो कितना आ गया 6, 6 इंटू 4 और भाग 6 बराबर क्या होगा। अब क्या सॉल्व होगा, भाग सॉल्व होगा। अब सुनिए, भाग सॉल्व होगा इसका मतलब 4 के अंदर 6 का भाग देना है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये 6 जो है वो तो है ही, गुणा के अंदर अपन पहले भाग को सॉल्व कर रहे हैं, बोले तो 4 है ना, इसमें 6 का भाग दे रहे हैं, 4 के अंदर 6 का भाग दे रहे हैं, बराबर क्या आएगा। ठीक, अब आपको पता है कि 6 से 6 कट जाएगा, तो फाइनली क्या बच गया 4, और 4 आपका आंसर है ना, इजी। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पे देखिए 1.27 के ऊपर बार है। अच्छा, ये बार वाला कॉन्सेप्ट वैसे आपने देखा होगा, समझा होगा, अभी मैं आपको इसमें समझाता हूं। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है 1.3 बार, इसका मतलब है 1.333, यानी कि 3 अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहां पे लिखा हुआ है देखिए 1.27 के ऊपर बार, इसका मतलब है 1.27 27 27 27 और ये अनंत को जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। ये ऑप्शन सारे फ्रैक्शन है, भिन्न है। कैसे करोगे, देखिए अगर उसके ऊपर बार नहीं होता और इसको भिन्न में बदलना होता तो आप क्या करते, बटे में 100 लगा देते और ये पॉइंट हट जाता, क्योंकि 2 अंकों के बाद पॉइंट था, बटे में आपने 100 लगा दिया तो ये पॉइंट रिमूव हो जाता, ये 127/100 हो जाता। लेकिन अब तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बार आ गई ऊपर। ठीक है, अब इसका मेथड थोड़ा सा लेंदी है, मैं आपको मेथड भी समझा सकता हूं कि पहले सबसे पहले आप इसको x माने, x27 ऐसे करते करते फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है 127 के बाद में पॉइंट चला जाएगा, फिर इसमें से इसको लेस कर देवे, है ना, तो ये थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन अब इसको डायरेक्टली अगर आपको करना है तो क्या मेथड है मैं आपको समझाता हूं। कभी भी इस प्रकार का बार वाला क्वेश्चन आवे तो आपको कैसे करना है ध्यान देवे।
यहां पे लिखा हुआ है 1.27 के ऊपर बार, इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले बार को हटा के सीधा इसको 127 लिख दो, सीधा 127 लिखा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, दो अंकों के ऊपर बार है। अच्छा, 1.27 यानी कि 27 के ऊपर बार नहीं है, तब इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, सीधा बटे में 100 लगाते हैं और ये पॉइंट रिमूव हो गया। लेकिन अब इसके ऊपर बार है ना, तो बटे में 100 ना लगा करके 9 लगाएंगे, यानी बटे में अपन जो डबल जीरो लगा रहे थे उसकी बजाय डबल 9 लगाएंगे। तो ये पॉइंट रिमूव करने के लिए, बार है ऊपर, पॉइंट रिमूव करने के लिए बटे में डबल 9 लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मान लो 1.3 के ऊपर बार है, मान लो कि सादा 1.3 है और इसको भिन्न में बदलना है तो सीधा 13/10 हो जाएगा। लेकिन यहां पे जो ऊपर बार है इसको भिन्न में बदलना है तो ये 13 बटे में 9 लगेगा, 10 की बजाय क्या लगेगा, 9। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपने क्या किया कि ये बार हटाने के लिए पॉइंट के बाद में दो अंक थे, तो उसके लिए बटे में 2 9 लगा दिए। अब क्या करना है, क्या ये पूरा हो गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ। अपन को ये एक जो है ना, इसको इसमें से लेस करना है। एक लेस होगा 126 होगा और बटे में क्या आ जाएगा, 99। ठीक है, चलिए अब ये कट सकता है क्या, बिल्कुल कटेगा, 9 से कट गया, एक बार पीछे रह गया 3, 9 चौक 36 और 9 से कट गया 11 बार, ये हो गया 14 बटे में 11। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, 14 बटे में 11। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल आपको समझा देता हूं। देखिए जैसे 0.5 के ऊपर बार है और एक है 0.5 सादा, इसको भिन्न में बदलना है तो 5 के बटे में 9 लगाना है, इसको भिन्न में बदलना है तो 5 के बटे में 10 लगाना है। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, जैसे 2.5 के ऊपर बार है और यहां पे सादा सा 2.5 है ना। सादे 2.5 को अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सीधा आप 25 बटे में 10 लिखोगे, यानी एक अंक के बाद पॉइंट था तो बटे में आपने 10 लगा दिया। इसी प्रकार से अगर इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो 25/9 करना है। सुने पहले, सबसे पहले पॉइंट के बाद में एक अंक के ऊपर बार था तो बटे में आपने 9 लगा दिया, लेकिन अभी फिनिश नहीं हुआ। ये जो 2 है ना, इस 2 को फिर लेस भी करना है, अर्थात जिसके ऊपर बार नहीं है उन सभी अंकों को लेस करना है, भले वो पॉइंट के बाद के हो या पॉइंट के पहले के हो। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका 23/9। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला एग्जाम्पल था और ये दूसरा एग्जाम्पल है, तो ऐसे ये चलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक आधा एग्जाम्पल इसमें और भी है। देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी बार वाला कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे करेंगे, 0.63 के ऊपर बार है प्लस 0.37 के ऊपर भी बार है। ओके, इसको अपन को फ्रैक्शन में बदलना है तो सीधा आप क्या करोगे, 63 के बटे में 99 कर दो। 0.63 है ना, इसके ऊपर बार थे तो बटे में अपन ने क्या लगा दिया, 9 प्लस इसके 0.37 है, अब इसको सादा 37 लिख दो और बटे में 99 लगा दो। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया 99, ये हो गया आपका 63 प्लस 37 सॉरी। अब इसको आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 100 बटे में 99। ठीक है, 100/99, 100 हुआ 90 और 10 100 100/99। अब 100 में 99 का भाग दोगे तो भाग गया एक बार। ठीक है, उसके बाद में फिर 01 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार की बात है। यस, अब इसमें रिकरिंग होगी कि नहीं होगी, तो आपको क्या करना है कि आगे भाग दे करके देखना है। ठीक है, तो यहां पे रिकरिंग होगी, यानी कि 1.010101 और ऐसे ये चलेगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा 1.01 के ऊपर बार लगेगी, यानी कि ये जो ऑप्शन है ना, इस पे बार होगी तभी जाकर के ये ऑप्शन
सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की बात, वरना इनमें से एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर। चलिए, तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, एक सेकंड एक घंटे का कौन सा दशमलव भाग है। एक घंटे का मतलब होता है, अगर सेकेंडों में अपन देखें तो 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड होता है। अब आपको पता करना है कि एक सेकेंड एक घंटे का कौन सा हिस्सा है। तो एक सेकेंड को एक घंटे का हिस्सा देखना है, कहने का मतलब एक में आप 3600 का भाग दोगे। ठीक है, तो जब आप इसमें भाग दोगे तो 0.0028 निकलेगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों। अच्छा, ये इसको देखिए आप, 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। यहां पे एक खासियत है, 15 और 16 के अंदर एक का अंतर है, 19 और 20 के अंदर एक का अंतर है, 24 और 25 के अंदर एक का अंतर है, 34 और 35 के अंदर एक का अंतर है। यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर के अंदर समान अंतर की ये भिन्न है। ओके, आपको क्या करना है कि सबसे छोटी सबसे बड़ी पकड़ लो, जो आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर 15/16 का भाग देंगे, 15 में 16 का भाग दोगे तो ये 0.93 और आगे बढ़ेगा। ठीक है, 0.9375 आएगा। अच्छा, जब आप 34 के अंदर आप 35 का भाग दोगे, बस केवल दो ही फ्रैक्शन देखने हैं, सबसे छोटा सबसे बड़ा, अभी अपन को क्लियर हो जाएगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी। जब इसमें आपको भाग देंगे तो 0.97 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है ये वाली। ठीक है, 34/35। तो जब भी पता चल गया आपको कि जब भी अंश और हर में समान अंतर की बहुत सारी भिन्न आवे, फ्रैक्शंस आवे, उस समय जो छोटे अंक, छोटी दिखने वाली भिन्न का मान कम होगा और बड़ी दिखने वाली भिन्न का मान ज्यादा होगा। जैसे 15 और 16 छोटे अंक संख्या है, रिजल्ट 93 है। 34-35 इससे बड़ी है, रिजल्ट 97 है। तो सबसे छोटी कौन सी है, 15/16। सबसे बड़ी कौन सी है, 34/35। अपन को क्या करना है, सबसे छोटी भिन्न देखनी है। तो सबसे छोटी भिन्न आपकी रहेगी 15/। ठीक है, तो ये सिंपल सा, ये भले किसी भी अंतर पे आवे, जैसे कि एग्जांपल आ गया, जैसे कि 5/7 2 का अंतर है, जैसे कि 7/9 2 का अंतर है, जैसे कि 9/11, जैसे कि 11/13। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी कौन सी होगी, जो सबसे दिखने में जो बड़ी है वही सबसे बड़ी है, ये बड़ी होगी, और ये कौन सी होगी, छोटी होगी। इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब प्यारे साथियों उसमें आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, 486 को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले 486 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। 2 से इसका फैक्टर करो तो 243 हो जाएगा। फिर इसमें आप किसका भाग दो, 2 का भाग तो जाएगा नहीं, अब 3 का भाग दो। ठीक है, 3 का भाग दोगे, 3 का भाग जाएगा तो 8 या 24 और 3 एकम 3। फिर वापस 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा 27 बार। फिर 3 का भाग देंगे तो 9 या 27 9 बार जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे तो 3 बार। फिर 3 का भाग देंगे तो 1 बार। तब तक भाग देना है जब तक कि 1 नहीं आ जाता। ओके, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। अगर मैं ये जो 486 है ना, इसको अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिखना चाहूं तो देखो, 2 की पावर तो 1 ही है, यानी कि 2 एक बार है, इंटू 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी कि 3 कितनी बार है, 5 बार। तो 2 की पावर 1, सुनिए, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 5, ऑप्शन सी राइट आंसर है ना। बहुत आसान, बड़ा सिंपल है। इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं और उसको पावर के रूप में लिख देना है, बस इतनी सी बात है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, बीजीय व्यंजक 3a² प्लस 9a प्लस 6 के गुणनखंड होंगे। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसके फैक्टर्स आपको करने हैं, गुणनखंड करने, बीज गणितीय व्यंजक के गुणनखंड करने। देखो क्या करेंगे अपन, 3a² प्लस 9a प्लस 6। तो फैक्टर्स का, अगर आपने मैथ्स का कोर्स खरीदा है क्वालिटी एजुकेशन का, तो उसमें मैंने गुणनखंड टॉपिक आपको समझाया है, बताया है बहुत अच्छे से।
जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तब करना क्या होता है, अब बीच वाला जो ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बीच वाला जो अमाउंट होता है उसको आपको तोड़ना होता है और ऐसे दो खंडों में तोड़ना है कि उनको गुणा करें तब तो 9 जोड़े तो 9 आवे, गुणा करें तो ये और ये संख्या का गुणनफल आना चाहिए। एक चीज पहले ही आप देख लो, सुनो, ये कौन है 6 और ए स्क्वायर के साथ में कौन है 3, 6 तिया कितना हो गया 18। तो आप इस 9 को ऐसे दो खंडों में तोड़ो कि जोड़े तो आवे 9 और गुणा करें तो आवे 18। तो ये हो गया आपका 3a स्क्वायर प्लस 9 को अपन 9 का फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो 6a प्लस फैक्टर नहीं करेंगे, इसको तोड़ेंगे, 6a प्लस 3a प्लस 6। अब यहां पे एक चीज, इनको अगर जोड़े 6 और 3 कितने हो गए 9a हो गए। अब इनको गुणा करें 6 तिया 18 होता है। ऐसा करने से क्या होगा, गुणन खंड करने, गुणा में खंड करने, अभी ये जो सारे टुकड़े पड़े हैं ये प्लस के अंदर है, तो ऐसे खंड हो जावे इस पूरे व्यंजक के कि वो गुणा में बने हुए हो, तो उसी का प्रयास अपन कर रहे हैं। ठीक, इन दोनों में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से 3a कॉमन ले सकते हैं। जब आप इसमें से 3a कॉमन लोगे a बचेगा, प्लस जब आप इसमें से 3a कॉमन लोगे, कॉमन लेने का मतलब है कि जो कॉमन आ रहा है उसका वापस भाग देना, तो 6a में 3a का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 2 बार। इनमें से आप प्लस 3 कॉमन ले लो, प्लस 3 का भाग दिया इसमें a बार, प्लस 3 का भाग दिया इसमें 2 बार। आप इनमें से a प्लस 2 कॉमन ले लो, a प्लस 2 कॉमन आ गया तो यहां बच गया 3a और प्लस वहां पे बच गया 3। क्या ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है क्या, सेम ऐसा तो कोई मैच नहीं कर रहा। तो यहां पे एक काम करो, आप यहां पे देखो ये क्या लिखा हुआ है a प्लस 2, आप इनमें से 3 को कॉमन ले लो, 3 को कॉमन लोगे तो a प्लस 1 बच जाएगा, है ना। इसमें पहले ये जो ऑप्शन सी है ना, इस 3 को आप सबसे पहले लिख दो, a प्लस 2 और a प्लस 1, ये हो गए फैक्टर्स, 3 फैक्टर हो गए, 3 a प्लस 2 और a प्लस 1 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथियों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर भी। अच्छा ये क्या बोल रहा है, एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों एक्सप्रेशन के ए स्क्वायर बी तथा ए एक्स स्क्वायर वाई के मस और लस का गुणनफल क्या होगा। मस का मतलब होता है महत्तम समापवर्ती, यानी कि जो मैक्सिमम इनमें कॉमन है। लसअप का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्ती, यानी छोटे से छोटा कॉमन गुणज, वो हो जाएगा आपका एलसीएम। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों लेना है। एक काम करो, ए स्क्वायर बी व एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा कॉमन गुणज, गुणनखंडनी गुणज। गुणज का मतलब होता है कि जिसमें इन संख्याओं का भाग चला जाए। तो आपको छोटे से छोटा वो अमाउंट लेना है जिसके अंदर इसका भी भाग जावे और इसका भी भाग जावे, तो ये एक्सप्रेशन का भाग जाएगा। अभी देखो यहां पे नॉर्मल जैसे मान लो सॉरी 2 और 4 का या फिर 2 और 5 का एलसीएम पूछो तो आप झट से बता दोगे कि 10 है, यानी 10 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2 और 5 का भाग जाता है। लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसमें आपको दिक्कत आती है, लेकिन पैटर्न तो वही है। एलसीएम का मतलब है कि इन दोनों संख्याओं का भाग उसमें जाना चाहिए। कब जाएगा भाग, इसके पास में किस किस टाइप के वेरिएबल है, ए है तो एलसीएम के अंदर ए होना चाहिए, बी है तो बी होना चाहिए, एक्स है तो एक्स होना चाहिए, वाई है तो एलसीएम के अंदर वाई होना चाहिए। कहने का मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जब भी आप एलसीएम लेने जाओ तो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे उस एलसीएम के अंदर विद्यमान होने चाहिए, तभी तो उनका भाग इसमें जाएगा। उसके बाद में बड़ी से बड़ी घात लेनी है, सारे वेरिएबल लेने हैं और बड़ी से बड़ी घात लेनी है। तो अगर पावर की बात करें तो यहां पे देखिए ए की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो यहां पे 2 लिख दो। बी की सबसे बड़ी पावर क्या है, बी की पावर 1 ही है, ठीक है। एक्स की पावर क्या है 2 और वाई की पावर वाई है। तो ये तो हो गया आपका एलसीएम। इन दोनों एक्सप्रेस का एलसीएम हो गया ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर वाई, ठीक। अब इनका लेना है एचसीएम, तो अपन क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर बी व एक्स स्क्वायर वाई का एचसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
एक चीज देखिए, इनमें हाईएस्ट कॉमन क्या है? इन दोनों के अंदर ए है, इसमें ए है क्या? नहीं है। इसमें बी है, इसमें बी है क्या? नहीं है। इसमें एक्स है, उसमें एक्स है क्या? नहीं है। इसमें वाई है पर उसमें वाई नहीं है। तो कॉमन कुछ है ही नहीं। जब कॉमन कुछ भी नहीं है तो कॉमन एक तो है, यानी एक का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो एक तो कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया एक। अब अपन को क्या बोला है? अपन को बोला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। बोलो क्या बोला है? मस और लसा का गुणनफल चाहिए, इनका गुणनफल चाहिए। तब देखिए आप, मस अब कितना है? ए स्क्वायर बी और एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक करोगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे, एक से गुणा करोगे इसको, तो यही रहेगा। तो क्या आ जाएगा? देखो, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी वाई, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी वाई। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संख्या के संबंध में सत्य है? जो राइट है वो आपको बताना है। प्रत्येक संख्या एक का गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या, कोई भी संख्या एक का गुणनखंड है, प्रत्येक संख्या एक का गुणनखंड नहीं होती। दूसरा, दो एकमात्र विषम अभाज्य संख्या है। दो एकमात्र अभाज्य संख्या, लेकिन वो भी विषम, दो तो सम है। ओके, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही बात। एक न भाज्य है न अभाज्य है, दो से शुरू होती है कहानी। दो अभाज्य यानी कि प्राइम है। फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, सेकंड इज 3, थर्ड इज 5, वैसे चलेगा आगे। ठीक है, एक एक अभाज्य संख्या नहीं, ऑप्शन सी राइट आंसर है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, एलसीएम 84 है, दो संख्याओं की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, सुनो, समझना आप बहुत अच्छे से। मान लो कि एक संख्या 40 है, इसको छोड़ो एक बार के लिए, 40 और एक संख्या क्या है? 50, 40 एंड 50। अच्छा, इनका एचसीएफ क्या बताना मुझे? आपको भी सर 10। तो एचसीएफ को एज ए फैक्टर में इसको ब्रेक करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? 4:10। इसको लिखूंगा 5:10। और अगर मैं इसको रेशियो फाइंड करना चाहूं कि इनका अनुपात क्या है, तो मैं क्या करूंगा? 10 से 10 कैंसिल हो गया, देयर इज 4:5, 4:5। तो रेशियो कब आता है? रेशियो तब आता है जब एचसीएफ करता है। देखो क्या करता है? एचसीएफ। तो किसी भी संख्या, ध्यान रहे, किसी भी संख्या का अनुपात तभी बनता है जब एचसीएफ की बलि चढ़ती है। यहां पे एचसीएफ कटा तभी 4:5 रेशियो आया। अब कोई आपको सादा रेशियो दिख जाए, जैसे देखो क्या लिखा है, दो संख्याओं का रेशियो क्या है? 3:4, तब आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि जो 3:4 दो संख्याओं का रेशियो है, इनके साथ में इनका एचसीएफ कहीं न कहीं लगा हुआ था, वो मिसिंग है, वो मिसिंग है, वो नहीं आया। तब आपको एज्यूम कर देना है कि यहां पे कुछ तो था, कुछ था, उसको मान लिया x, देयर वाज x, 3x एंड 4x, वो संख्याएं होगी 3x और 4x। अब क्या करना है? उसका एलसीएम बताया है 84। ओके, अब एलसीएम लेने का पैटर्न क्या है? चलो वो जो पैटर्न है अभाज्य गुणनखंड वाला, वो अपन अप्लाई करते हैं। 3x और 4x का एलसीएम लेते हैं। ओके, पहला स्टेप क्या है? इन दोनों में कॉमन है उसका भाग दे दो, x का भाग दो, ये 3 है और ये 4 है। फिर किसका भाग दोगे? आप चाहो तो सीधा 3 का सीधा 4 का भाग दे दो तो भी हो जाएगा। 3 का भाग दिया एक बार, ये 4 बच गया, फिर 4 का भाग दिया, ये हो गया फिनिश। आप हालांकि पहले 2 लेते, फिर 2 लेते, फिर 3 लेते, ऐसे भी कर सकते थे। अब प्यारे साथियों, एलसीएम जो होता है ना, अब देखिए एलसीएम क्या होगा, ध्यान दो, इनका गुणनफल x, तो एलसीएम हो जाएगा 3 × 4 × x, ये हो गया। और ये कितना है? ये 84 है, एलसीएम 84 है। ठीक है, 4 × 12, 12 7 84, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 7। ओके, x आपने क्या एज्यूम किया था? अनुपात के साथ लगने वाला HCF। इसका मतलब x आ गया 7, तो HCF कितना हो गया? 7 हो गया। चलो ये तो अपन को जानकारी मिल गई।
अपन को एचसीएफ से मतलब नहीं है। क्या बोला है? संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या अगर आपको बतानी है तो बड़ी संख्या कौन है? 4x। तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 7, 728, 28। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये सुनो, ये सबसे बड़ी संख्या है। ऑप्शन सी राइट आंसर है ना। इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 का कितने प्रतिशत 2.25 और पाव है? 2.25 का मतलब 2 एंड 1.4 और पाव का मतलब है 1/4। अच्छा इसको जोड़ें। देखो ये 1/4 यानी पाव और 1/4, पाव पाव आधा, इसका मतलब ये पूरा मिला के कितना है? ये है 2.5। 2.25 और पाव 2.5 हो गया। ये 50 का कितने प्रतिशत है? इट मीन्स 2.5 50 का कितने परसेंट? ठीक है, तो ये 5% आ जाएगा। इससे कट गया ये 2 बार, 2.5 दूनी 5, 5%। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज का ये क्वेश्चन था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तेल के कर में 20% की वृद्धि कर दी गई। वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी हो गई। इस प्रकार खर्च में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई? टैक्स 20% आपने बढ़ा दिया, तो इसलिए तेल का जो कंजप्शन है वो 20% गिर गया। तो ओवरऑल जो आपका जो खर्च है उस पर क्या प्रभाव पड़ा? खर्च बढ़ा या घटा? अच्छा एक चीज बताओ, खर्च कैसे आएगा? खर्च आएगा भाव इंटू मात्रा। ठीक है, भाव इंटू मात्रा। देखो वो कह रहा है कि कर के अंदर 20% की वृद्धि कर दी, इसका मतलब टैक्स बढ़ाया तो भाव बढ़ेगा। भाव 20% बढ़ गया। हर चीज को आपको अपने आप में 100 एज्यूम करना है। एक बार के लिए मैं एग्जांपल से मान लेता हूं कि 100 रुपए उसका भाव था और 100 किलो आप माल लाते थे, तो एक बार के लिए समझ लो आप बिल कितना बनता था? 10,000 का। अब आपने कर 20% बढ़ गया। कर 20% बढ़ने का मतलब है ये हो गया आपका 20% प्लस, तो ये 120 रुपए कर लगने लग गया इनटू, लेकिन खपत में 20% की कमी आ गई। खपत जो है ना वो -20% हो गई, तो ये हो गई 80। ठीक है, 12,896, 9,600। तो पहले खर्च जो आपका 10,000 था वो अब कितना हो गया? 12,000 नहीं, ठीक है 9,600। ओके, अब यहां पे क्या हुई है? कमी हुई है। और कमी कितनी हुई है? 400 की। और 400 की कमी किस पर हुई है? 10,000 के ऊपर इंटू 100। 0000 कैंसिल, 00। 4% की क्या हो गई है? कमी हो गई है। ये तो है इसका एक प्रकार से मेथड। अब इस चीज को अपन वेरी शॉर्ट कर सकते हैं। भाई दो ही चीजें हैं, भाव इंटू मात्रा। भाव 20% इंक्रीज्ड और जो कंजप्शन है 20% डिक्रीज्ड। ओवरऑल क्या इफेक्ट आ रहा है वो आपको कंफर्म करना है। तब आप क्या करेंगे? आपको पता है भाव इंटू मात्रा पर सब कुछ टिका हुआ है। खर्च कैसे बनेगा? भाव कितना है, कितना कंजप्शन किया आपने। भाव 20% बढ़ गया यानी 120 हो गया। मात्रा 20% गिर गई यानी 80 हो गई। 100 के बेसिस पे आपको इसको प्लस माइनस करना है। 20% बढ़ गया प्लस 20, 20% घट गया -20। दो राशि गुणा हो रही है, बटे में एक बार आपको 100 लगाना है। अब जो रिजल्ट आवे वो रिजल्ट 100 से कितना ज्यादा है उतनी वृद्धि, और 100 से वो रिजल्ट जितना कम है उतनी कमी हो जाएगी। 00 कैंसिल, 12,896। अब 96 आए। अगर ये 100 आता तो अपन कहते हैं खर्च में ना तो कमी हुई है ना वृद्धि हुई है। 100 पे खर्च कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे 100 से कम आया है, 96 आया है, तो अपन कहेंगे 4% की क्या हो गई है? कमी हो गई। ऑप्शन ए राइट आंसर बने। है ना इंटरेस्टिंग? यस। ओके, कर सकते हो। मैं लेके चलता हूं नेक्स्ट। ये वो नेक्स्ट है। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है? अच्छा, दो लड़कियां हैं, एक तो है नीता और एक कौन है? पायल। नीता का वेतन, नीता का वेतन पायल के वेतन से 100% अधिक है, तो आपको एज्यूम करना है। एज्यूम दैट द सैलरी ऑफ द पायल इज 100 रुपीज।
जस्ट यू एज्यूम्ड ओनली। तो फिर बोला है कि नीता पायल से 25% अधिक है, तो नीता हो जाएगी 125 रुपए सैलरी वाली। इतना समझ में आया? नीता का वेतन पायल से 25% अधिक है। अच्छा अब देखिए, तो पायल का वेतन नीता से कितना कम है? पायल का वेतन नीता से कम कितना है? अब देखिए, कम है 25 रुपये। अब मैं यहां पे लिखता हूं पायल नीता से कम प्रतिशत। देखिए बताओ मुझे कि पायल नीता से कितनी कम है? 25 रुपए कम है। और 25 रुपए कहां से कम है? 125 से। भाई 25 रुपए जो कम है वो पायल नीता से 25 रुपए, 25 रुपए कम 125 से है। तो ये जो कमी का परसेंट है 25 रुपए का, वो किस पर निकलेगा? 125 पर निकलेगा। 125 इंटू 100, इससे कट गया ये 5 बार, 5 से ये कट गया 20 बार। 20% ऑप्शन बी राइट आंसर है। यदि नीता पायल से 25% अधिक है तो पायल नीता से 25% कम है, मतलब 20% कम है। ठीक है, सिंपल सा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों को, यस देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों को कुल 9000 वोट पड़े, 9000 पड़े। इनमें से 15% मत अवैध घोषित हो गए, रिजेक्ट हो गए। इनमें से एक उम्मीदवार को वैध मतों का, जो रिजेक्ट नहीं हुए वो वैध मतों का 52% मिला। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत? देखिए आप, 9000 टोटल थे। कितने थे? 9000 टोटल थे, 100% थे। इसमें से 15% वोट पड़े नहीं। 100% वोट है, 15% नहीं पड़े तो 85% पड़े। तो 9000 का 85%, 85% वोट पड़े। ठीक है, ये ओके 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 पड़े 9000 है। 15% मतों को अवैध घोषित किया, सॉरी सुने, ये तो पड़े हैं। ओके, 15% को अवैध घोषित हुआ, रिजेक्ट हुए, तो 85% वैध है। अच्छा, फिर वैध मतों में से वो ले गया है 52%। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? वैध मतों का 52%। वैध मत अपने आप में 100% है। अगेन 52 एक ले गया तो दूसरे को मिल गए वैध मतों के 48%। इसका आपको कंफर्म करना है। ठीक है, ये कितने आते हैं? तो 00 से 00 कैंसिल, 0 कैंसिल, 5 से कट गया 2 बार, 5 से कट गया ये 17 बार, 17 85, 2 से कट गया ये 24 बार। अब आपको ये क्या नाम है, 9 इंटू 17 इंटू 24, इसको गुणा करोगे तो 3624 रिजल्ट है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, 3672 टोटल वोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर सकते हो, एक फल विक्रेता 13 आम बेचकर 11 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इस प्रकार का प्रश्न करने में स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब इसका क्या वे हो सकता है कि इजीली अपन जो है इसको कर पाए, मैं आपको समझाता हूं, सुनिए। देखिए, लाभ कमाता है, इसका मतलब उसको हुआ प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दो चीजें होती है। अच्छा, प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो। तो प्रॉफिट की कंडीशन बनेगी एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। उसने क्या किया, एक फल विक्रेता 33 आम बेचकर 11 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। कितने आम बेचे? 33 आम बेचे, 33 आम बेचे, 33 खरीदे होंगे और 33 बेचे, तो 33 का विक्रय मूल्य होगा और 33 का क्रय मूल्य होगा। मैं यहां पे लिखता हूं कि उन 33 का जो भी एसपी है उसमें से अगर 33 का सीपी लेस करते हैं तो प्रॉफिट मिलता है, और प्रॉफिट है 11 का एसपी। अगर ये चीज समझ में आ गई तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। सुनो, 33 आम बेचे, लाभ कमाया, 33 आम के विक्रय मूल्य में से 33 आम का क्रय मूल्य लेस करो, यू विल गेट द प्रॉफिट, दैट इज एसपी ऑफ द 11 मैंगोज, 11 आम का विक्रय मूल्य। चलो
अब एसपी एसपी एक साइड, सीपी सीपी एक साइड, 11 का एसपी उधर भेजते हैं तो इसमें से लेस हो जाएगा। ये 22 का एसपी बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 33 का एसपी। अब मैं काट दूं, 11 से कट गया 2 बार, 11 से कट गया 3 बार, ये एसपी है, ओके यस ये सीपी, क्योंकि 33 का सीपी उधर गया ना, तो एसपी बटे में आ गया सीपी बराबर ऊपर कौन है 3 और बटे में कौन आ गया 2। तो फाइनली रेशियो ऑफ द एसपी एंड सीपी, इट मींस कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का आप उनको रेशियो पता चल गया। कॉस्ट प्राइस अगर 2 है तो सेलिंग प्राइस 3 है, तब आप प्रॉफिट पता कर सकते हैं 1 है। खरीदा अगर 2 रुपए में है तो बेचा 3 में है, प्रॉफिट 1 का हुआ। अगर प्रॉफिट का परसेंट चाहिए तो प्रॉफिट 1 का हुआ, किस पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर, 2 पर इंटू 100, 50% प्रॉफिट है। ऑप्शन डी राइट आंसर। हालांकि आपको ये लेंथी लग रहा है लेकिन आप बहुत आसान है, केवल ये इक्वेशन बिठानी है, डायरेक्ट यहां पहुंच जाओगे और सीधा आंसर आ जाएगा, सोचने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों। यस प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, अनार के मूल्य में 30% की कमी हो गई तो ग्राहक 280 रुपए में 3 किलो अधिक अनार खरीद पाता है, तो अनार का परिवर्तित मूल्य क्या है। देखो अनार के भाव क्या हो गए, 30% कम हो गए। अच्छा एक बार के लिए आप ये समझो, मान लो कि 100 रुपए के अनार लाते थे, जितनी भी आती थी, अब भाव 30 रुपए, 30% कम हो गए, यानी कि 30 रुपए बचने लग गए आपके। अब आपको उतनी ही अनार के 100 रुपए देने की आवश्यकता नहीं, 30 रुपए बचने लग गए। अब उस 30 रुपए के एवज में आप और अनार खरीदते हो तो और कुछ किलो अनार आ सकती है। वही वाला पैटर्न यहां पे है। वो क्या कर रहा है कि हमेशा 280 रुपए के अनार खरीद रहा है, लेकिन अब 30% की कमी हो गई। ठीक है, तो 280 है ना, इसका 30% कर दो। चलो आपको गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, 28 इंटू 3, ये उसकी बचत है कि नहीं, समझे बात को, ये उसकी बचत है। यानी कि 280 रुपए का जो बजट था, अब उसमें 30% की कमी आ गई, तो 280 का 30%, डबल जीरो कैंसिल, 28 इंटू 3, ये बचत होने लग गई, और इसी बचत में उसको 3 किलो अधिक अनार मिलने लग गई। अच्छा, तो 3 किलो अनार 28 इंटू 3 रुपए में मिलने लग गई। ठीक है, तो 1 किलो का कितना हो गया, 28 रुपए। तो प्रति किलो नया मूल्य कितना है, 28 रुपए प्रति किलो। 28 रुपए प्रति किलो नया मूल्य हो गया 1 केजी। बड़ा सिंपल। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। राहुल ने मोटरसाइकिल इसके विक्रय मूल्य के 13/15 भाग में खरीदी। अब वह इसके विक्रय मूल्य से 12% अधिक पर बेचता है तो कितना लाभ कमाएगा। विक्रय मूल्य का 13/15 भाग में खरीदी, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है ना, खरीदी है वो सेलिंग प्राइस का 13/15 है, 13/15 है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 13 और सेलिंग प्राइस कितनी है 15। उसने माल 13 में खरीदा और 15 में बेचा, नहीं 15 उसका विक्रय मूल्य है। अब वो क्या कर रहा है, वह विक्रय मूल्य से भी 12% अधिक पर बेचता है। अच्छा, एक काम करो, 15 का 12% कितना होता है, 15 इंटू 12 180 में भाग दूंगा 1.8 रुपीज। अतः उसने बेचा कितने में है, तो देखो आप बेचा कितने में है, 15 रुपए जो विक्रय मूल्य है उसका, उससे भी 12% अधिक, यानी उससे भी 1.8 अधिक में 16.8 रुपए में। ठीक, अब लाभ कितना होने लग गया वो आप देखो, 13 में लाए थे, 16.8 में बेचने लग गए, 3.8 रुपए का लाभ हुआ। अगर आपको लाभ का प्रतिशत चाहिए तो 3.8 रुपए लाभ किस पर हुआ है, 15 पर, सॉरी 13 पर, क्योंकि खरीदा तो उसने 13 था, इन्वेस्टमेंट तो 13 रुपए, 13 रुपए पर 3.5 रुपए कमा लिए। ये जब आप करोगे तो 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 30% होगा। ये कितना होगा, 30%। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथी।
आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा? विपिन अपने मासिक वेतन का 52% गृह खर्च पर करता है और 23% अन्य पर खर्च करता है। वह 4500 रुपए बचाता है, तो मासिक वेतन कितना है? अच्छा, वेतन हमेशा कितना होगा? 100%। और खर्च कितना करता है? 52 प्लस 23, तो 75%। देखिए 50 और 20 70 और 5 75, खर्चा है उसका 75 का, तो बचत कितनी है? देखिए आप, बचत है 25% की, 100% लाता है, 100% वेतन है उसका, 75 खर्च कर दिया, 25% की बचत है। और यहां पे क्या लिखा है कि बचत है 4500 रुपए की, तो 25% 4500 के बराबर है। ये क्या मिल गया? ये सुराग मिल गया। यानी कि इस पूरे मसले के अंदर 25% 4500 के बराबर है। अब आपको मासिक वेतन लाना है। मासिक वेतन कितना होगा? तो 4500 में 25 का भाग दे दो, गुणा कर दो 100 से, 25 से कट गया ये 4 बार, ये हो जाएगा आपका 4500 इंटू 4, 18,000। ऑप्शन डी राइट आंसर है कि नहीं? यस। तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथी। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है? 1000 रुपए 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए गए। पहले वर्ष की ब्याज दर है 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष जो है ना वो है 25%। तो 3 वर्ष बाद कुल कितना धन चुकाना होगा? एक चीज देखो, 1000 रुपए है, पहले साल ब्याज लगेगा 10%, यानी कि इस 1000 का 110% बन जाएगा। दूसरे साल 20% यानी कि 120%, तीसरे साल 25% यानी कि मूल का 125% बनेगा। अब आप देख लीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल और डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, ठीक है। 25 से कट गया ये 5 बार, ओके, 25 से कट गया ये 4 बार, 4 से कट गया ये 30 बार, ठीक है। तब आप गुणा कर लो इसको, 11 इंटू 5 55 इंटू 30, 0 5 दिया 15 का 5 हासिल का 1, 15 और 1 16, 1650 रुपए उनको लौटाने होंगे। 1000 रुपए लाए थे, पहले साल 10%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 25% अगर ब्याज लगेगा तो तीसरे साल के अंत में 1650 रुपए उनको लौटाने हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपनी 1.44 गुना होती है, तो ब्याज की दर क्या है? सिंपल सा फंडा है चक्रवृद्धि ब्याज का, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 द पावर टाइम इज इक्वल टू अमाउंट, ये फॉर्मूला है। तो इसमें अप्लाई कर दो। प्रिंसिपल कितना है? 1 है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता नहीं बटे में 100, टाइम है 2 वर्ष, और अमाउंट कितना बन जाता है? देखो क्या लिखा हुआ है, 1.44 गुना 1.44 टाइम्स 1.44 गुना, ठीक है। अब सुनिए, ये हो गया 1 प्लस आर अपॉन 100 द पावर 2, एक जाएगा तो बटे में लगेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, सीधा आप एक 1.44 का पॉइंट हटा दो, 144 बटे में 100 हो जाएगा। अल्टीमेटली आप लाना क्या चाह रहे हैं? आर लाना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? आर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट के ऊपर पावर तोड़नी है, तो इधर भी वर्गमूल करेंगे, इधर भी वर्गमूल करेंगे, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 बराबर 12 बटे में 10, ठीक है। तो आर अपॉन 100 बराबर एक उधर जाएगा तो ये बटेगा 2 बटे में 10, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? 100 उधर जाएगा, तो 2 बटे में 10 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 20%। कितनी हो गई? 20%। ऑप्शन डी राइट आंसर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1500 रुपए की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है, एक भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 साल का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज बराबर है। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए ये 1500 रुपए है और 1500 रुपए को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग पर 10% की दर है, 5 साल का ब्याज हो गया 50%, दूसरे भाग पर 12.5% की दर है, 4 साल का समय है, तो ये भी हो गया 50%, और ये दोनों बराबर है। इसका मतलब पहले धन और दूसरे धन का जो रेशियो है 1:1 है। 1:1 का मतलब है कि पहले भाग पर 750 रुपए दिए और दूसरे भाग पर भी 750 रुपए दिए। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है? 750।
किस पर? 12.5% की दर पर उधार दिया गया। ठीक है, एक तो ये पैटर्न है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों मिलाकर के 1500 है, ये पहला और ये दूसरा, आप इसको x एज्यूम कर लें, ये 1500 में से x गया। ठीक है, अब इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? x का 10% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज ये हो गया, और ये हो जाएगा 1500 माइनस x का 12.5% की दर से 4 सालों का साधारण ब्याज ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 100 से 100 कट गया। ठीक है, 50 से ये 50 कट गया, यहाँ क्या बच गया? x बराबर 1500 माइनस एक्स उधर आएगा तो 2x बराबर 1500, तो x का मान कितना हो गया? 750 हो गया। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न है इसको करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 5000 रुपए अपने मित्र को 10% की दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दिए। दूसरे मित्र को इतने ही रुपए 10% की दर पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए। दोनों के ब्याज में कितना अंतर रहेगा? क्या किया है? एक व्यक्ति को 5000 रुपए दिए 10% की दर से 3 साल के लिए, लेकिन दिए साधारण ब्याज पर, बस अंतर इतना सही है। दूसरे को भी 5000 रुपए दिए 10% की दर पर 3 साल के लिए, लेकिन दिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो ब्याज का अंतर कितना होगा? मैं सिंपल सा कैलकुलेशन बताता हूं। ये पहला साल, ये दूसरा साल, और ये तीसरा साल। ये सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी? 10%। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10% और तीसरे साल का 10%। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 30%। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का 10%, दूसरे साल, देखो ब्याज का ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, दूसरे साल 10% तो होगा ही, प्लस 10 का 10% हो गया 11%। अब तीसरे साल 11% तो होगा ही, प्लस पहले साल के ब्याज का ब्याज, यानी इससे जस्ट पहले साल के ब्याज का ब्याज 11 का 10% 1.1, तो ये कितना हो गया? 12.1%। 12.1%, ये हो गया 35.1%। जो अंतर बैठ रहा है ना सीआई और एसआई में, देखो सीआई माइनस एसआई, वो बैठ रहा है 3.1%, क्योंकि ये है 30% और ये है 33.1, तो अंतर बैठ रहा है 3.1%। अच्छा, और वो अंतर मूल कितना है? 5000, तो अंतर क्या रहेगा? 5000 का 3.1%। देखो डबल जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो इस पॉइंट को हटाने में खप गया, तो 5 इंटू 31 करेंगे तो ये हो जाएगा 155। 155, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला? निम्नलिखित संख्याओं पर विचार कीजिए। 247, 203 उपयुक्त संख्याओं में से कौन सी अभाज्य है? अभाज्य तो एक भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर किसका भाग जाएगा? 7 का जाएगा। ओके, 13 का जाएगा, 13 और 19। यस, इसमें 7 का भाग जाएगा और 29 का जाएगा। यस, तो अभाज्य तो एक भी नहीं है, न तो ए है न बी है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों, अभाज्य एक भी नहीं है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यस, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। 20 से 60 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो इनके बीच की अभाज्य संख्या देखनी है, 20 से 60 के बीच में। तो अभाज्य संख्या के लिए आपको देखना ही पड़ेगा, और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। 20 के बाद में 21 अभाज्य है कि भाज्य? वो तो भाज्य, 7 का भाग जाता है। 22 नहीं, 23, एक तो 23 है, 24 भाज्य है, 25 भाज्य है, 26 भाज्य है, 27, 9 या 27 होता है, 27 भाज्य है, 28 भाज्य है, 29 अभाज्य है, 30 भाज्य है, 31 अभाज्य, फिर 32, 33, 34, 35, 36, फिर 37 अभाज्य, 38, 39, 33 या 39। ठीक है, 40, 41 अभाज्य, 42, 43, फिर वापस अभाज्य, 44, 45, 46, 47, 47 वापस अभाज्य, 48, 49, 50, 51, 52, 53 वापस अभाज्य। ठीक है, 54, 55, 56, 57 भी नहीं है, 57, 58,
59, हाँ ये 59 अभाज्य और 60। ठीक है, चलिए इनका आपको क्या करना है, इनका आपको योग करना है। 23 हो गया, 29 हो गया, एक बार वापस चेक कर लो अभाज्य कौन सी होगी, 31 हो गई, 33 और उसके बाद में 41, फिर 42 नहीं है, 43, सही बात है 43, और फिर 47 होगी, फिर 53 होगी, और फिर 59 होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई और है क्या? नहीं है, यही है 57 भाज्य होती है। इनका सबका आपको योग करना है, इनका योग करोगे तो ये आएगा 363। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो इस प्रकार की बात। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट। इसमें आपको सावधान रखनी है ना, कोई छूट नहीं जाए। ठीक है, इसका आएगा 363। 3500 में से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए ताकि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? 3500 के बाद में कौन है? 3600 ही तो है पूर्ण वर्ग, और इसमें कितना अंतर है? 100 का। तो 3500 में 100 जोड़ दो, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 से 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन संख्याएं हैं? अच्छा, पूर्ण घन संख्या है। अच्छा एक चीज देखो, 5 का क्यूब देखो 125 है, 6 का क्यूब देखो 216 है, 7 का क्यूब देखो, ठीक है, 343 है। ओके, ठीक है, इसका मतलब ये है कि यही पूर्ण घन है जो 200 और 300 के बीच में। देखिए 200 और 300 के बीच में 216 ही है, तो एक ही है। 200 और 300 के बीच में पूर्ण घन संख्या अगर आपको देखनी है तो केवल एक है, वो है 216। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 से 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? 80 और 90 के बीच अभाज्य प्राइम नंबर, 81 अभाज्य नहीं है, 82 नहीं है, एक तो 83 है, ठीक है, और 84 नहीं है, 85 वो भी भाज्य है यानी कंपोजिट नंबर है, 86 नहीं है, 87, 87, एक 87 में किसी का भाग जाता है क्या? यस, 83 है, 87 भी भाज्य है, बिल्कुल। 88, 89, 89 अभाज्य है, ठीक है, और 90, यस। तो बस केवल ये 83 और 89 ही है जो अभाज्य है, और इनका गुणनफल हो जाएगा 7387, 7387। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 से 30 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं? चलो चेक कर लेते हैं। 1 के बाद में 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, यानी 7 अभाज्य है, 8, 9, 10, 11 अभाज्य, 12 नहीं 13 अभाज्य, 14, 15, 16, 17 अभाज्य है, 18, 19 अभाज्य है, 20, 22 और 23 अभाज्य है, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 अभाज्य है। ठीक है, कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 10, 10 अभाज्य संख्या है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से अपना ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाता है। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। मैं अपने जो क्वेश्चन लिए हैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखो ये चित्र दे रखा है, ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं। जो बी का एक्सटीरियर एंगल 112 दे रखा है, यहाँ का 120 दे रखा है। आपको एंगल ए पता करना है। आपको पता है कि ट्राइंगल जो होता है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इतना आप जानते हैं। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल्स अपन को दे रखे हैं, उनसे अपन इंटीरियर एंगल्स लाएंगे। जैसे कि 112 है, ये दोनों एंगल मिला के, एक्सटीरियर इंटीरियर मिला करके एक स्ट्रेट एंगल यानी कि सरल कोण बनाते हैं, जो कि 180 का होगा। 180 में से ये गया 112 तो ये कितना हो जाएगा आपका? 68 हो जाएगा। ठीक है, 70 और 80 बिल्कुल सही, 68 होगा। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 60 ही तो होगा, क्योंकि दोनों मिला के 180 में से 120 गया तो कितना बच गया? 60 बच गया।
अब आपको पता है कि एंगल ए अगर आपको पता करना है तो 68 और 60 को 180 में से घटा देना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से आपको 60 घटाना है और आपको 68 घटाना है। 60 गया तो 120 एंगल ए, 60 गया तो 120, 120 में से 60 और गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 52 डिग्री। इसका आंसर रहेगा 52 डिग्री। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई उलझी हुई कहानी है ही नहीं, बहुत सिंपल वे में ये सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार की बात है। यस, आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओ बिंदु त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र है, इन सेंटर है। यदि एंगल ए 40 डिग्री है तो बीओसी कितना होगा। अभी मैं इसका डायग्राम बनाता हूं और बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। देखना, ये है ट्राइंगल एबीसी। देखिए ट्राइंगल ए बी और सी को ट्राइंगल एबीसी का अंत केंद्र है। अच्छा, अंत केंद्र बनता कैसे है, इन सेंटर बनता कैसे है, इन सेंटर कैसे बनता है, तो एंगल्स के बाइसेक्टर्स जिस बिंदु पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो अंत केंद्र है। हिंदी में बोलता हूं, कोणों के समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक जाकर के जहां मिलते हैं वो अंत केंद्र है। ये कौन है, इस कोण का समद्विभाजक, ये इस कोण का समद्विभाजक, ये जहां जाके मिलेगा वो बिंदु क्या है, ए है। ठीक, अब एक चीज समझे आप, क्या बोला, एंगल ए कितना है, 40 डिग्री का है। ओके, इसका भी समद्विभाजक डाल देते हैं अपन। देखिए ये भी यहीं आके मिलेगा। एंगल ए का एंगल ए कितना है, 40 डिग्री है, ठीक है। अब ये है आपका 40, तो ये हो गया 20 और ये भी कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। चलिए अब आपको जो पता करना है वो पता करना है BOC, BOC। अब ये कैसे पता करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पे। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एंगल जो ABC है, देखिए एंगल A, एंगल B और एंगल C, तीनों का योग कितना होता है, 180। अभी मैं आपको एक आइडिया देता हूं, सुनना भाई। आपका ये 40 था तो आपने 20-20 कर दिया, अब उससे ये कोण कैसे आएगा, तो रिलेशन ही नहीं है। अगर ये वो क्या बोलते परिवृत होता है इसके बाहर तो जरूर इसका ये डबल हो जाता, अभी इसे तो है नहीं, ठीक। ये अंत केंद्र है, अंत केंद्र का मतलब इससे बनने वाला वृत्त त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच करते हुए चलेगा, ठीक है, तो वो भी रिलेशन बैठेगा नहीं। फिर क्या करें, अच्छा अपन ने ये लिख दिया, ओके। अब यहां पे ए कितना है, 40, ए को मैं इसमें से लेस करूं, इसमें से 40 चला जाएगा। एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया, इसमें से ए का मान घटा दो, ए का मान है 40, 40 इसमें से घट गया 140 डिग्री। अच्छा एक चीज बताओ, ये कोण कितना है, बी का आधा, ये कोण कितना है, सी का आधा। तो अगर मैं इसमें 2 का भाग देता हूं, 2 का भाग देता हूं, ठीक है, तब क्या कंडीशन बनेगी, एंगल बी का आधा प्लस एंगल सी का आधा 70 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 70। इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब एक तो ये एंगल और ये एंगल, ये कौन है, बी का आधा, ये कौन है, सी का आधा, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 70 डिग्री। ये सुनो, और आपको पता है कि ये भी तो एक त्रिभुज है, कौन सा, ट्राइंगल BOC, BOC ये भी तो त्रिभुज है। अब इसके तीनों कोणों का योग, ये 2 ग्रीन टिक और ये वाला, इन तीनों का योग भी तो 180 होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल BOC से, ट्राइंगल BOC से एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल O कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये और ये 180 होगा। इसमें से B और C का योग 70 है। त्रिभुज BAC के अंदर कोण B और C बोले तो ये पिंक और ये पिंक, इनका योग 70 है। तो एंगल O कितना हो जाएगा, 180 में से 70 घटा दो, 110 डिग्री। बड़ा सिंपल, ऑप्शन
सी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी हो। वापस देख लो, बहुत इजीली मैं आपको समझा देता हूं। आपको पता है ट्राइंगल ए बी सी तीनों बड़े कोणों का योग कितना है 180, उसमें से कोण ए कितना है 40, तो बी और सी मिला के कितने हो गए 180 में से 40 घटा दो 140, बी और सी का आधा लेने जाओ तो 140 का आधा 70 डिग्री, तो ये पिंक और ये पिंक मिला के 70 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी का आधा और एंगल सी का आधा 70 डिग्री। ठीक है, ये दोनों पिंक पिंक मिला के 70 है। अब आपको ये तीसरा भी लेना है, तो इन तीनों का मिलाकर के योग कितना होता है 180, 180 में से ये 70 घटा दो 110 डिग्री का ये आ जाएगा। बड़ा सिंपल। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यस, ओ वृत्त का क्या है केंद्र है। ठीक है, सेंटर है। ए सी बी का मान क्या होगा, इसका मान आपको लाना है। अब एक चीज बताओ मुझे, ये सेंटर है। ठीक है, आपको पता है कि अगर ये थीटा है तो ये इसका दुगुना होगा, और अगर ये थीटा है तो ये थीटा का आधा होगा। इतना तो आप समझते हो, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण शीर्ष पर बने कोण का दुगुना होता है, परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। देखो, एक ही चाप से वृत्त के केंद्र पर बना कोण शीर्ष पर यानी कि परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अब यहां पे एक चीज समझो, ट्राइंगल मैं अब यहां पे लिखता हूं, ट्राइंगल एओबी, एओबी से, एओबी से अब आपको अगर थीटा लाना है तो थीटा कैसे आएगा, ये थीटा कैसे आएगा, इन तीनों कोणों का योग 180 है, तो 180 में से 30 और 40 70 डिग्री घटा देना है 110, तो ये थीटा आपका 110 है। ये थीटा 110 है तो इसका आधा होगा ये, तो एंगल सी बराबर 110 का आधा यानी कि 55 डिग्री। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये सुनो, तो इस प्रकार की बात है प्यारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे साथियों। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, उनके केंद्रों की दूरी 7 सेंटीमीटर, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। देखो, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और एक दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। मैंने अलग अलग क्यों बताया, वो इसलिए क्योंकि इसने बोला है कि इनके केंद्रों की जो दूरी है ना, केंद्रों की दूरी वो है 7 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, तो ये हो गया 5 तो हो गया। इसका मतलब केंद्रों की दूरी 7 सेंटीमीटर होने का मतलब है इनके बीच में अभी भी 2 सेंटीमीटर का गैप है। कहने का मतलब दोनों वृत्त टच नहीं कर रहे हैं, अस्पर्शी वृत्त है दोनों, एक दूसरे को ना टच कर रहे हैं ना एक दूसरे को काट रहे हैं, दोनों अलग अलग वृत्त है। अब इसमें स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी वो आपको बताना है। एक स्पर्श रेखा तो ये कॉमन है, एक स्पर्श रेखा ये कॉमन है, एक स्पर्श रेखा यहां से निकाले तो ये कॉमन है, एक स्पर्श रेखा यहां से निकाले तो ये कॉमन है। ऐसे करके टोटल कितनी स्पर्श रेखाएं कॉमन है, 4 स्पर्श रेखाएं इनके अंदर कॉमन बनती है। ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब क्या करोगे कि लंबाई को भी आपने दुगुना कर दिया और चौड़ाई को भी आपने दुगुना कर दिया, तो 2 दूनी 4 गुना हो गई लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई बोले तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 4 गुना हो गया। क्षेत्रफल कितने गुना हो गया, 4 गुना। अब देखिए क्षेत्रफल 4 गुना होने का मतलब है, देखो अपने आप में 1 गुना तो था ही, 4 गुना हुआ है, इसका मतलब 3 गुना बढ़ा है, 4 गुना हो गया। देखना अब ना, 4 गुना हो गया, अतः ये क्षेत्रफल 4 गुना हो गया, अतः 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया, 300% की वृद्धि हो गई। 3 गुना बढ़ने का मतलब है 300% की वृद्धि हो गई क्षेत्रफल के अंदर। ठीक है, बड़ा ही आसान है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्याखंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक वृत्त है, ओके, जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, इस वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तब आपको यह पता करना है कि
ये जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा, यानी कि आप एक काम कर सकते हैं, पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से वो 360 डिग्री का होता है, जबकि ये कितने डिग्री में फैला हुआ है वो आपको पता करना है। ठीक है, चलिए, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, देखो, पाई आर स्क्वायर, इसमें आप 360 का भाग दे दो, अपन को 60 डिग्री का चाहिए। ठीक है, अब इसी विधि से अपन सॉल्व करते हैं। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर 10 × 10 इंटू थीटा बटे में 360। ओके, इससे कट गया ये 6 बार। ठीक है, चलिए, अब आप जो है चाहे तो काट सकते हैं, 2 से कट गया ये, 2 से कट गया ये 11 बार। ठीक है, अब 2 से कट गया ये 5 बार। ठीक है, तो ये हो गया 11×55 और ये 0 में 7 का भाग दे दो। ठीक है, ये 7 का ही तो रहा। ओके, नहीं, ये 3 बार कटा था। ओके 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 ओके, ठीक है, यस, ध्यान देना। पाई जो है 22/7 इंटू आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से कट गया ये 6 बार, 2 से कट गया ये 3 बार, 2 से कट गया ये 11 बार। ठीक है, अब कुछ नहीं कटना है, तो 11 और ये 100 और बटे में 7 या 21 का भाग दोगे, भाग गया 5 बार। ठीक है, ये आ गया 105, पीछे बच गया 5, फिर 0 50, 21 दूनी 42। ठीक है, पीछे बच गया 8, 42 3 30, तो भाग गया 3 बार, 52 पॉइंट, तो फिर यही रहेगा ऑप्शन डी, 52.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। बड़ा सिंपल है, पूरा क्षेत्रफल 360 डिग्री में फैला हुआ होता है, तो पाई आर स्क्वायर पूरा क्षेत्रफल है, इसमें 360 का भाग दे दो, गुणा कर दो 60 से, 60 डिग्री का क्षेत्रफल आ जाएगा, बस सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, यह है एक समबाहु त्रिभुज, इसका परिमाप बोले तो 3a होगा, जो कि कितना है 48, तो a कितना हो गया 16, इसका मतलब ये भुजा 16 है, ये भुजा 16 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 16 सेंटीमीटर है, तभी तो 16 16 16। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल लेना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा कितनी है 16 इंटू 16। ठीक है, इससे कट गया 4 बार 16, 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 64 √3। ठीक है, बड़ा आसान है, परिमाप 48 था, भुजा होगी 16, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह 16 रख दिया, तो ये आ गया 64 √3। आगे बढ़ते हैं, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन के बराबर आधार तथा बराबर ऊंचाई है, तो इनके आयतनों के अनुपात क्या होंगे। बड़ा मस्त प्रश्न है, 3D शेप वाला प्रश्न है। देखिए, एक तो है शंकु, देखिए एक तो शंकु है और एक है अर्धगोला, जैसे ये हो गया अर्धगोला, और एक है बेलन। ठीक है, ये हो गया बेलन। इसके बारे में क्या बोला है, देखिए, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन के आधार बराबर है तथा बराबर ऊंचाई है। आधार बराबर होने का मतलब है कि इनके आधार की त्रिज्या बराबर है, इनके आधार की त्रिज्या बराबर है, और बोला है कि ऊंचाई भी बराबर है, ऊंचाई भी बराबर है। ऊंचाई, अच्छा, इस गोले से आप नाप लो, ये गोले, अर्धगोले की ऊंचाई, इसका आधार की त्रिज्या r है, तो ऊंचाई भी r होगी, क्योंकि इस सेंटर से किनारे तक तो त्रिज्या ही जाती है, तो सबकी ऊंचाई बराबर है, इसका मतलब इसकी ऊंचाई भी r है और इस बेलन की ऊंचाई भी r है। तो कहने का मतलब शंकु, बेलन और अर्धगोला, इन तीनों की त्रिज्या भी r है और इनकी ऊंचाइयां भी r है। अब इनके आयतनों के अनुपात आपको ले रहे हैं। ठीक है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, r स्क्वायर h, तो r स्क्वायर r इंटू आर, h यानी कि हाइट, हाइट की जगह भी r ही लगेगा। ठीक है, बेलन का क्या हो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, पूरा गोला होता है तो आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होगा, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h की जगह r लिखोगे। ठीक है, अब सुनिए,
ओके, पाई आर क्यूब और पाई आर क्यूब ये खत्म हो गया, ठीक है। फाइनल क्या बच गया, 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1। इसके बटे में क्वेश्चन 1 है, आप इसको सॉल्व कर दो, डायरेक्टली सॉल्व कर दो। 1 तिया 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 दूनी 6, आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। 3 तिया 9 एकम 9, 3 से काट दो, 3 से कट गया 1 बार, 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 3 बार, 1:2:3, 1:2:3। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 1:2:3, 1:2:3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे एक घन है, क्या बोला कि एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले आयतन, आपको पता है आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, और 8 का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा आपका 512 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, आयतन के बाद में संपूर्ण पृष्ठ, अगर अपन संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो 6 भुजा स्क्वायर होता है, 6 × 8 × 8, ठीक है। तो 6 × 8 64 से गुणा कर दो, 6 चौक 24, 24 का 4, हासिल का 2, 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद में विकर्ण का बोला है, तो आपको पता है कि घन का विकर्ण होता है भुजा √3, तो 8√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए ही बैठता है, आयतन 512, संपूर्ण पृष्ठ 384 और विकर्ण होगा 8√3, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक घन है 12 सेंटीमीटर भुजा है, इसे पिघलाकर 3 छोटे छोटे घनों में ढाला जाता है। यदि इनमें से 2 घनों की भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो तीसरे घन की भुजा क्या होगी। अच्छा, वो यूं कहना चाह रहा है कि एक बड़ा सा घन है, ठीक है, इससे पिघला के ऐसे छोटे छोटे 3 घन बनाए जाते हैं, ठीक है। इस बात को समझे आप, है ना, ठीक। ये बोला है कि बड़े घन की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो एक घन की भुजा है 6 सेंटीमीटर, एक की है 8 सेंटीमीटर, तो तीसरे घन की भुजा क्या होगी। एक काम करते हैं, आयतन पर बात करते हैं, क्योंकि इस बड़े को पिघला के तीनों छोटे बनाए हैं ना, तो बड़े का आयतन तीनों के आयतन के योग के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, अब अपन को सबसे पहले क्या करना है कि जो बड़ा घन है इसका आयतन लेना है, इसकी भुजा क्या है 12, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब, यानी कि 12 × 12 × 12, इसका आयतन हो जाएगा 6 × 6 × 6, प्लस इसका आयतन हो जाएगा 8 × 8 × 8, प्लस इसका आयतन मैं लिख देता हूं वॉल्यूम, V लिख देता हूं एक बार के लिए ना, ठीक है। ये हो गया 1728, आपको पता है 12 का क्यूब 1728 होता है, ठीक है। ओके, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, प्लस 8 का क्यूब हो जाएगा 512, प्लस V, और 200 और 500 700, और 16 और 12 28, 728, 728 इसमें से घटाओगे यहाँ पे रह जाएगा 1000। तो कहने का मतलब वॉल्यूम हो गया 1000। इस ये जो तीसरा घन है, इस तीसरे घन का वॉल्यूम हो गया 1000। भाई ये दोनों आके इसमें से घटेंगे ना, वॉल्यूम उसका 1000 हो गया। उसकी भुजा का क्यूब अगर 1000 है, दोनों तरफ घनमूल करोगे, क्या करोगे, घनमूल, तो भुजा का घनमूल क्या निकल गया 10, यस 10 सेंटीमीटर हो गया। तीसरा घन है उसकी भुजा हो गई 10 सेंटीमीटर, है ना आसान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक गोले, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याएं समान है, तो इनके संपूर्ण पृष्ठ भी समान है, तो इनकी ऊंचाइयों के अनुपात क्या होंगे, ये आपको पता है। अब इस बात को समझे आप, एक तो है गोला, ठीक है, एक है बेलन, चलिए समझना ना, एक है बेलन और एक है शंकु, ओके। इनकी त्रिज्याएं समान है, संपूर्ण पृष्ठ समान है, इनकी त्रिज्याएं समान है। देखिए त्रिज्याएं समान है तो कैसे बनेगी स्थिति, ये त्रिज्या है r है, ये त्रिज्या है r है, ये त्रिज्या है r है, ठीक है, और इनके संपूर्ण पृष्ठ भी समान है। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ समान होने का मतलब है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा 4πr², इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2πr h+r। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ऊपर नीचे के पृष्ठ हो जाएंगे 2πr², πr² एक बार, दो बार, 2πr² प्लस 2πr h, ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ। 2πr कॉमन आ गया तो r + h बच गया, ऐसे इसका संपूर्ण पृष्ठ हो गया।
अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो आधार तो हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल वक्र पृष्ठ हो गया, पाई आर कॉमन आ गया, आर प्लस एल इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, अब ये तीनों के बराबर बताए हैं, तीनों के बराबर है संपूर्ण पृष्ठ। अब इसमें क्या करो, देखिए पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया, पाई आर कैंसिल हो गया, फाइनल यहां क्या बच गया 4r बराबर यहां पे क्या बच गया 2h प्लस आर बराबर यहां पे r प्लस एल बच गया। ठीक है, अपन को इनके क्या करने हैं, इनकी ऊंचाइयों के अनुपात लाने हैं। ठीक है, अभी लाते हैं। ओके, पहले अपन इन दोनों को ले लेते हैं, क्या 4r बराबर 2h प्लस आर, समझना इससे कट गया 2 बार। ठीक है, तो यहां पे रह गया 2r बराबर h प्लस आर, ये r इधर आ गया तो r बराबर h। ओके, इसका तो h और r दोनों बराबर है, h और r दोनों बराबर है। अब अपन चलते हैं इस पर। ठीक है, यानी इन दोनों को अपन ले लेते हैं। ओके, या फिर चाहे तो अपन इन दोनों को ले लेते हैं। ये क्या है 4r बराबर r प्लस एल, r इधर आ गया तो 3r बराबर l। ओके, अब यहां पे जो इसकी हाइट, शंकु की अगर हाइट आपको पता करनी है तो हाइट होगी अंडर रूट, कर्ण कौन है, तिर्यक ऊंचाई l, और l कितना है 3r, तो 3r का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो ये आपके रह जाएगा 9r स्क्वायर में से एक r स्क्वायर जाएगा तो 8r स्क्वायर, 8 का वर्गमूल निकल जाएगा, 8 को लिखेंगे 4 इंटू 2, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, r स्क्वायर का वर्गमूल r रूट 2। ठीक है, अब इनके अनुपात चाहिए, तो बेलन है ना, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी r और r 2r। ठीक है, सॉरी ये गोला, गोले की, ये गोला, गोले के बाद में क्या है बेलन, और बेलन के बाद में क्या है शंकु। तो गोले की जो हाइट है ना वो कितनी हो जाएगी 2r, अनुपात बेलन की हाइट, बेलन की h r के बराबर ही है तो हो जाएगी r, और शंकु की जो हाइट है वो हो जाएगी 2r अंडर रूट 2। अब r से r हो गया कैंसिल, तब क्या रह गया 2 अनुपात 1 अनुपात 2 रूट 3, 2 अनुपात 1 अनुपात 2 रूट 3 ने 2 रूट 2, 2 रूट 2, 2 अनुपात 1 अनुपात 2 रूट 2, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक ठोस बेलन जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 231 है, इसका वक्र पृष्ठ इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का 2/3 है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, चलिए, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 243 है, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 है। एक काम करते हैं, मैं यहां लिखता हूं, देखिए संपूर्ण पृष्ठ कितना है 231, ओके, वक्र पृष्ठ कितना है 231 का 2/3, 3 का भाग 2, 7 21, ओके, 7 77 70 दूनी 154, 154 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r h प्लस r, वो कितना है 231। ठीक है, अब जो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r h, और वो कितना है 154, 154। ठीक है, आप चाहें तो इसका इसमें भाग दे सकते हैं, यस, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, ओके, हाँ एक काम करो आप, यहां पे आप लिख दो 2 पाई का मान लिख दो 22/7। ठीक है, अब आप क्या करो 44 से उसको काट दो। ठीक है, कितनी बार कटेगा, या फिर 11 से काट दो आप, 22 से भी वो कट सकता है, 11 से काट दो, 11 से कट गया ये 2 बार, 11 से कट गया ये 1 बार और 4 बार, 2 से कट गया ये 7 बार। ठीक है, तो आर एच जो है ना, आर इंटू एच, वो क्या रह जाएगा, उधर है 7 और ये 7 जाएगा, 49 49 अपॉन 2, 49 अपॉन
ये हो गया R इंटू एच। अब इसके बाद में आप एक काम कर सकते हैं कि यहां पे देखिए, आप जो संपूर्ण पृष्ठ है ना, संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2πr² प्लस 2πrh। ठीक है, अब ये आपका टोटल कितना है, 231। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहां पे आप एक काम करें, ये आपका 2πrh वक्र पृष्ठ 154 आया था, 154 को उसमें से घटा दो तो वो कितना रह गया, 77। ये कितना आया था, 154, 154 231 में से घटेगा तो 77। 2 इंटू 22/7 इंटू r², 11 से कट गया ये 2 बार, 11 से कट गया ये 7 बार, तो r² बराबर 7 इंटू 7, देखिए 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, तो रेडियस हो जाएगी 7/2, 7/2। अब रेडियस आपकी 7/2 है और h इंटू आर, देखो r इंटू एच ये है 49/2, 49/2। ठीक है, r का मान कितना है, 7/2 इंटू एच बराबर 49/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से कट गया ये 7 बार, तो h आपका कितना आ गया, 7। हाइट आपका 7 आ गया, हाइट 7 और त्रिज्या आ गया, तब बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई का मान 22/7, r² कितना है 7/2, 7/2 है ना, और हाइट कितना आ गया 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया ये 11 बार, तो ये हो गया आपका 77 इंटू 7/2, 749 का 9, हासिल का 4, 49 और 4 कितना हो गया 53 और /2, यही होगा ना। ठीक है, 7 7 49, 49 का 9, हासिल का 4। ठीक है, 49 और 4 53, बिल्कुल सही है। अब 2 का भाग दे दो, 2 का भाग गया इसमें 4 बार, आ गया 1 6, 2 का भाग गया 4 बार। ठीक है, पीछे बच गया 1, 6 दूनी 12, पीछे बच गया 1 और 9 दूनी 18 पॉइंट, पीछे बच गया 1.5, 469। देखिए यस, ये दो 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 दो, दो ये 2 रहेगा, 269.5, इस भाग 2 बार गया ना, 269.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन इसी प्रकार से इसको करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, 45 मीटर चौड़ी, 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितना पानी 1 मिनट में समुद्र में गिरेगा, और घन मीटर के अंदर ये दे रखा है। सुनिए, लंबाई कितनी है, अच्छा 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मैं मीटर में बदलूं तो ये 3600 मीटर आ जाएगा, 3.6 मीटर प्रति घंटा। अच्छा 1 मिनट में कितना आएगा, तो 1 मिनट के अंदर देखिए, 1 घंटे के अंदर नदी चलती है 3600 मीटर, तो 1 मिनट में कितनी चलेगी, 3600 में 60 का भाग दे दो, यानी कि 60 मीटर चलेगी। तो कहने का मतलब पानी का आयतन कितना हो जाएगा, नदी जो चलेगी वो एक घनाभाकार होगी, क्यूबाइड के शेप में होगी। लंबाई कितनी, 1 मिनट में लंबाई 60 मीटर, इंटू चौड़ाई कितनी 45 मीटर, इंटू गहराई कितनी 2.5 मीटर, बस इसको गुणा कर दो। ठीक है, ये जीरो खप गया पॉइंट को हटाने में, और 25 इंटू 6 150 इंटू 45। ठीक है, 0 15 का 5, हासिल का 7, 1560 67, 6750 मीटर क्यूब, बड़ा सिंपल, 6750 मीटर क्यूब, घन मीटर, 6750 घन मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सिरे खुले हैं और बेलनाकार नली है धातु की, उसका आंतरिक व्यास 11.2 है। अच्छा एक बात बताओ, व्यास है 11.2, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी लंबाई है 21। ओके, धातु की मोटाई है 0.4। अच्छा एक खोखला पाइप है, आप देखिए क्या है, इस प्रकार से खोखला पाइप है। यस, तो इसकी बाहरी जो त्रिज्या है ना, बाहरी त्रिज्या
वो तो है 5 पॉइंट, कौन सी त्रिज्या? आंतरिक त्रिज्या। ओके, यस, ये जो आंतरिक त्रिज्या है ना यहां से यहां तक, ये तो है 5.6, ये स्मॉल आर। तो बाहरी जो त्रिज्या होगी ना वो 0.4 की मोटाई है इसकी, इसका मतलब 0.4 ज्यादा होगी तो 6 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए इसका आयतन लाना है खोखले बेलन का, तो खोखले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई इंटू एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कहने का मतलब सेंटर से लगा के बाहर तक की त्रिज्या कैपिटल आर लेकर के आपको आयतन पता करना है और अंदर वाले आयतन को घटाना है। ये फॉर्मूला बनेगा। पाई का मान आपका 22/7 रहेगा, हाइट आपकी 21 है, बाहरी रेडियस आपकी 6 है तो 6 का स्क्वायर, आंतरिक रेडियस आपकी 5.1 है, 5.6 है। ओके, तो 5.6 का स्क्वायर, ठीक है, इससे कट गया ये 3 बार, तो 22 इंटू 3 हो गया। अब 6 का स्क्वायर 36 और 5.6 31 दशमलव देखिए 31.36, ठीक है। 22 इंटू 3 इंटू इसमें से ये लेस हो जाएगा, तब ये बच जाएगा 64 पॉइंट के बाद में और आगे 4, यस 4.64, ठीक है। अब इसको आपको जो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले आप 22 को इससे गुणा कर दो, 22 चौक 88, 88 का 8, हासिल का 8, ठीक है। 22 संग 132 और 8 40 का 0, हासिल का 14 और 22 चौक 88, 88 प्लस 14 8, ये हो गया 102, यस 102। अब 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो ये हो गया 102.03। अब गुणा करना है आपको इस 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 306.24 सेंटीमीटर क्यूब, 306.24, ये 2 तक किसने लिखा है, आगे 24 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये खोखले बेलन का आयतन हो गया, बड़ा ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी संख्या के 2% तथा उसी संख्या के 5% का गुणनफल 152.1 है, तब संख्या का 1/3 हिस्सा क्या होगा, ये आपको पता करना है। तब देखिए आप कैसे करेंगे, संख्या का 1/3 आपको लेना है। ओके, संख्या को x मान लो, इसने बोला है कि संख्या के 2%, देखिए संख्या के 2% तथा उसी संख्या के 5%, यानी संख्या का 5% का गुणनफल, देखिए संख्या के 2% और संख्या के 5% का जो गुणनफल है वो आपको दे रखा है 152.1, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो। ओके, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, 5 दूनी 10, 10 से ये 0 कट गया, ठीक है। और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 152.1 इंटू ये 100 भी उधर जाएगा और ये 10 भी ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाने में ये 10 खप गया, अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू रह गया 1521 इंटू 100, ठीक। दोनों तरफ अगर आप वर्गमूल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स निकल गया, 1521 जो वर्गमूल होता है वो 39 का होता है, और 100 का वर्गमूल 10 निकल जाएगा तो गुणा होगा तो 390 हो गया। अब वो संख्या तो 390 है, लेकिन उसका 1/3 आपको चाहिए। कितना चाहिए? 1/3, बोला है ना 1/3, ठीक है। तो आप क्या करो, 390 का 1/3 ले लो, ठीक है, 130 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, 39, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ढंग से ध्यान देना। आप क्या बोला है, 105 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 3 विषयों गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। टोटल स्कूल के अंदर या फिर कक्षा के अंदर 105 स्टूडेंट है और वहां पे 3 सब्जेक्ट चलते हैं। एक तो है आपका मैथ्स, एक जो है फिजिक्स है और एक केमिस्ट्री है, ठीक है। और प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ता ही है। 105 में से प्रत्येक बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ता है। कुछ बच्चे 2 सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, कुछ बच्चे तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ऐसे इनमें से 47 मैथ्स पढ़ते हैं, 50 भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं और 52 जो है वो रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। 16 गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, 17 गणित और रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, 16 भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी जो केवल 2 ही विषय पढ़ते हैं, यानी कि केवल एक नहीं, 3 विषय नहीं, केवल 2 विषय पढ़ते हैं। उन पर अपन बात करते हैं।
देखो इसका मतलब टोटल जो स्टूडेंट है ना, समझना, वो है 105। वो कितने हैं? 105। और वो पढ़ते किस प्रकार से हैं? मैथ्स। ऐसी कंडीशन है, देखो समझने की कोशिश करना, वेन डायग्राम बनेगा इसके अंदर, गणित, ये भौतिक विज्ञान और ये रसायन विज्ञान। ठीक है, अब देखो सुनो, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ्स के अंदर कितने पढ़ते हैं? मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं 47। फिजिक्स के अंदर कितने पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं 50 और केमिस्ट्री के अंदर 52। समझे आप? तो ये कितने हो गए? ये हो गए 149। अच्छा एक बात बताओ, समझना बहुत तसल्ली से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 105। और एक एक सब्जेक्ट को जोड़े तो स्टूडेंट कितने बनते हैं? 149, 149 बनते हैं। तो स्टूडेंट ही आपके पास 105 है, तो 149 का आंकड़ा कैसे आया? टोटल विद्यार्थी 105 है कक्षा के अंदर, तो मैथ्स के अंदर 47 पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर 50 पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में 52 पढ़ते हैं, यानी 149 स्टूडेंट कैसे हो रहे हैं फिर? तो रियली स्टूडेंट तो 105 ही है। तो 149 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ सब्जेक्ट जो मैथ्स पढ़ते होंगे वो फिजिक्स भी पढ़ते हैं, डबल डबल पढ़ रहे हैं। जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री भी पढ़ते होंगे, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो मैथ्स भी पढ़ते होंगे। तो ऐसे डबल डबल काउंट हो रहे हैं ना, इसकी वजह से ये संख्या बढ़ रही है। या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तीनों विषय पढ़ते होंगे, तो तीनों विषय पढ़ता है, वो मैथ्स में भी काउंट हो गया, फिजिक्स में भी काउंट हो गया, केमिस्ट्री में भी काउंट हो गया। इसकी वजह से ये आंकड़ा बढ़ा हुआ आ रहा है। रियल में वहां पे विद्यार्थी तो 105 ही है। तो ये डेटा 149 क्यों आ रहा है? तो अपन लिखेंगे अतः दो अथवा, समझे आप, 2 अथवा 3 विषय पढ़ने वाले, 2 अथवा 3 विषय पढ़ने वाले। देखिए टोटल 149 आंकड़ा क्यों आ रहा है जबकि टोटल तो 105 ही है? तो इनको लेस करो, 44 लोग ऐसे हैं, 44 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो डबल सब्जेक्ट पढ़ते हैं या फिर ट्रिपल पढ़ते हैं, या तो दो दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं या तीन तीन सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अभी भी देखो, अभी भी इसने क्या बोला है, दो दो सब्जेक्ट पढ़ने वालों के बारे में बोला है कि मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने वाले 16 विद्यार्थी है, 16 गणित और फिजिक्स पढ़ते हैं। मैं उसको लेता हूं, मैथ्स प्लस फिजिक्स कितने हैं? 16। उसके बाद में क्या बोला है? 17 विद्यार्थी मैथ्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं। देखिए मैथ्स प्लस केमिस्ट्री कितने हैं? 17। फिर देखिए 16 विद्यार्थी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 16 विद्यार्थी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अच्छा डबल डबल सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने हो गए? तो ये हो गए 16 थी 48 और एक 49, 49। अब एक चीज समझो, अभी अपन देख के आए हैं कि 2 अथवा 3 विषय पढ़ने वाले 44 है, और जबकि अपन ने देखा कि दो दो विषय पढ़ने वाले तो 49 आ रहे हैं। अभी ज्ञात हुआ कि 2 विषय पढ़ने वाले या फिर 3 विषय पढ़ने वाले, है ना, 44 लोग हैं, और यहां पे डबल विषय पढ़ने वाले 49 आ रहे हैं। तो ये गैप कहां आ रहा है फिर? तो आप पता करोगे कि 49 डबल पढ़ने वाले हैं, जबकि डबल पढ़ने वाले तो 44 ही हैं। तो ये 5 एक्स्ट्रा क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब 5 विद्यार्थी वो है जो 3-3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं। कुछ पकड़ पाए? 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ट्रिपल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो 3 विषय पढ़ने वाले, तीनों विषय पढ़ने वाले 5 विद्यार्थी हैं, 5। अब अगर मैं इस डायग्राम को फुलफिल करूं तो मैं बोलूंगा कि 5 तो यहां है। ओके, मैथ्स एंड फिजिक्स, देखो मैथ्स एंड फिजिक्स वाले 16 है, कहने का मतलब यहां से लगा के यहां तक 16 है, जिसमें से 5 ये गए, या आएंगे 11। ठीक है, उसके बाद में मैथ्स एंड केमिस्ट्री 17 है। देखिए मैथ्स एंड केमिस्ट्री 17 है, यहां से लगा के यहां तक 17 है, 5 यहां आ गए तो यहां आएंगे 12। ठीक है, उसके बाद में फिजिक्स एंड
केमिस्ट्री पढ़ने वाले 16 है, 5 यहाँ आगे तो यहाँ आएंगे 11। ठीक है, अब अपन को क्या बोला है, केवल 2 विषय पढ़ने वाले, यानी कि न तो 1 विषय पढ़ने वाला न 3 विषय पढ़ने वाले, केवल 2 विषय पढ़ने वाले। तो 11 विद्यार्थी है जो मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ते हैं, 11 विद्यार्थी जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 12 विद्यार्थी है जो केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ते हैं। तो केवल 2 विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो अपन पता कर सकते हैं केवल 2 विषय पढ़ने वाले। कैसे पता करोगे, 16 में से 5 गया तो 11, 17 में से 5 गया तो 12 और 16 में से 5 गया तो 11, 34 विद्यार्थी। समझ में आ गई बात? तो आंसर रहेगा 34 विद्यार्थी है जो 2 विषय पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें आप और भी आगे बढ़ सकते हो। मैथ्स वाले कितने थे, तो समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। मैथ्स वाले थे 47 में से 12, 5 और ये आपके जो 11 है इनको निकाल दो, तो ये हो गए आपके 17 इसमें से गए, बच गए 30 में से 11 गए तो कितने रह गए 19। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। यस, 47 में से आपको घटाना है 11 भी, 12 भी और 5 भी, तो 19 है जो केवल मैथ्स पढ़ते हैं। अब फिजिक्स वाले कितने हैं, फिजिक्स वाले हैं टोटल 50। देखो ये गोला 50 का है, 50 में से आपको क्या करना है, 11 11 22, 22 और 5 27 घटाने। ठीक है, तो 27 घटाओगे तो पीछे कितने बच जाएंगे 23 यस सुनो 23, 11 11 और 5 मिलकर के 50 होते हैं। इसी प्रकार से केमिस्ट्री पढ़ने वाले टोटल कितने हैं 52। समझे आप, केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं 52 में से आपको ये घटाने हैं सारे के सारे, तो आ जाएंगे केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले। 52 में से सीधे 12 गए तो बच गए 40, 40 में से 10 गए तो बच गए 30, 30 में से 6 गए तो बच गए 24। ठीक है, तो इस प्रकार से केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले जो है ना वो हो गए आपके 24। यस, केवल एक विषय पढ़ने वाले की अगर वो बात कर ले, हालांकि की नहीं है, केवल एक विषय पढ़ने वालों की बात कर लें तो इन सबको जोड़ दो आप, एक इसको 20 हो गया, 20 तिया 60, 60 और 4 64 और 64 और 2 66 लोग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यस, देखो एक क्या लिखा, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं सीक्वेंस से आने वाली 5 ओड नंबर्स का योगफल 285 है। ठीक है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। अच्छा, ओड नंबर्स की बात करें तो जैसे ओड नंबर जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, गैप कितना है, 2 का, है ना। अगर मैं इसको x एज्यूम करता हूं तो ये आ जाएगी x प्लस 2 से, ये आ जाएगी x प्लस 4 से, ये आ जाएगी x प्लस 6 से। कहने का मतलब यहां पे 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तब आप क्या करेंगे, देखिए, यस, यस, ओके, ये 55 है। ठीक है, 50। अच्छा, अब देखिए पहली संख्या 5 संख्या है, पहली संख्या को अब x मान लो, दूसरी हो जाएगी x प्लस 2, तीसरी हो जाएगी x प्लस 4, चौथी हो जाएगी x प्लस 6 और पांचवी हो जाएगी x प्लस 8। और इन सब का योग जो है ना, इन सब का योग कितना बोला है 285 बोला है। तो x x x कितना हो गया 5x प्लस 2 और 4 6 और 6 12 8 20 बराबर 285, 20 उधर गया 265, ये 5x के बराबर हो गया, 5 से कट गया x बराबर 5 से कट गया, ये कट गया 5 बार और 3 53। इसका मतलब पहली संख्या 53 है। आपको बीच की संख्या चाहिए, तो बीच की संख्या कौन सी है, पहली, दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी। तो बीच की संख्या है ये वाली, यानी x प्लस 4, x का मान कितना आ गया 53 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 57।
यानी कि बीच की संख्या आपकी 57 है। ठीक है, बड़ा आसान है, इंटरेस्टिंग है। यस, हो गया। अब प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, कोई धन 15 वर्षों में अपना दुगुना होता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? अरे भाई, 2 गुना होने का मतलब क्या है? देखिए आप, 2 गुना, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल अगर आपका 100 था तो सिंपल इंटरेस्ट भी आपका 100 हो गया। यही बात है, मूल 100 है तो ब्याज भी 100 हो गया, तो मिश्र धन हो गया 200। अब देखिए कितने वर्षों में? 15 वर्षों के अंदर, तो यहाँ पे टाइम है ना वो 15 वर्ष का है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लानी है। 100 रुपए का ब्याज 15 वर्षों में बना है, 100 में 15 का भाग 15 से 90, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हर साल आपको 6.66% का ब्याज मिलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बड़ा इंटरेस्टिंग, हर टॉपिक से अपन ने 5-5 क्वेश्चन किए प्यारे साथियों, और इस प्रकार की बात है। मैथ्स बहुत आसान है क्योंकि ये लॉजिकल है। आपका माइंड लॉजिक को सबसे पहले पकड़ता है, लॉजिक आपके माइंड में सबसे जल्दी फिट होता है, और मैथ्स लॉजिकल है। बशर्ते मैथ्स के लॉजिक को प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ में माइंड में बिठाया जाए तो मैथ से आसान और इंटरेस्टिंग दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। और सेम चीज रीजनिंग के साथ लागू होती है। आप में से वे लोग जो मैथ्स का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं वो क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स के अंदर कोर्स बाय पदम सर में आप जाओगे तो वहां पे आपको मैथ्स का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। जो जनरल मैथ्स, एडवांस मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस प्रकार के बहुत लेवल के टॉपिक्स को भी कवर करता है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। वहां पे मैंने एडवांस मैथ को, जनरल मैथ छोड़ो, वो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी। एडवांस मैथ को भी मैंने इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। भले ही आप आर्ट बैकग्राउंड से हो तो भी आपकी मैथ्स बहुत सॉलिड हो जाएगी। आप जरूर उस कोर्स को आप देखें। चलिए, ये था प्यारे साथियों। अपना टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें क्योंकि वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी टेस्ट सीरीज के बारे में, और फ्री टेस्ट सीरीज जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता रहता है हर एग्जाम के लिए। और आपको जैसा कि पता है क्वालिटी एजुकेशन की जो टेस्ट सीरीज है पूरे राजस्थान में नंबर 1 टेस्ट सीरीज, सबसे पहले जो टेस्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट लेके आए थे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, वो क्वालिटी एजुकेशन लेके आया था। और वो क्वालिटी आज दिन तक कोई जो है रीच नहीं कर पाया है क्वालिटी को। तो ये बड़ा ही यूनिक क्वालिटी है क्वालिटी एजुकेशन। टेस्ट सीरीज लाजवाब है, न केवल टेस्ट सीरीज बल्कि ऑल जो स्टडी कंटेंट है वो भी क्वालिटी एजुकेशन मुकाबला नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है राजस्थान। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में इतना ही। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। हालांकि ये क्लास एज ए क्रैश कोर्स थी, विद फुल ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं थी, क्योंकि फुल ऑफ कॉन्सेप्ट में अगर बनाता तो ये क्लास बनती 10-12-15 घंटे, क्योंकि हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करना तो फिर वो पूरा कोर्स हो जाता है, ठीक है। बस आपको हर टॉपिक से गो थ्रू करना था ताकि रिफ्रेश हो जाओ मैथ्स के मामले में आप, ये इस क्लास का उद्देश्य। थैंक यू। कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में। थैंक यू।